नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो करके दिखाया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जब यह कहा कि अपराधी माफिया या तो यूपी छोड़ दें या सलीके में रहें वरना अंजाम बुरा होगा। यह योगी आदित्यनाथ ने आज के करीब 5 साल पहले ही ऐलान किया था, लेकिन कई अपराधी माने, कई नहीं माने। जो नहीं माने अब उनका एक एक करके इलाज किया जा रहा है। और जिस वक्त प्रयागराज में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक आदमी को घेर करके माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने, माफिया अतीक अहमद के बेटे ने कैसे बम और बंदूकें चलाकर मार दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और बीते 50 दिनों से ये जो घटना जो करीब 4 फरवरी को हुई थी, उसके बाद से बीते करीब 50 दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस माफिया को मिट्टी में मिलाने के काम में लगातार लगी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के जो 4 इसमें शामिल लोग थे जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था, उनमें से 4 लोग जो हैं वो एनकाउंटर में मारे गए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली जब अतीक अहमद का बेटा असद अहमद पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, अपने एक साथी के साथ। लेकिन दिलचस्प क्या है, देश की राजनीति में इंटरेस्टिंग क्या होता है, दिलचस्प बात क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। आज 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है जिन लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ, इन्होंने दरअसल पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी और करीब 15-20 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। और उसके बाद जब पुलिस ने बचाव में अपनी गोली जब चलाई, उसके बाद ये दोनों ढेर हो गए। इसमें असद जो है अतीक का बेटा है, उसके साथ एक और व्यक्ति जिसका एनकाउंटर हुआ वो है जो एक गुर्गा था, जो एक शूटर था, गुलाम नाम उसका बताया जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि इसके परिवार ने क्या कुछ कहा है? गुलाम के परिवार ने क्या कहा है? ये जो शूटर गुलाम जो अतीक के लिए काम करता था, इसके परिवार की तरफ से कहा गया है कि हम इसके मरने पर कतई हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह गलत रास्ते पर जा रहा था, इसने कानून को हाथ में लिया था। परिवार कह रहा है कि हम इसके अंतिम संस्कार की भी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम इसके कानून तोड़ने के बाद इससे अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। यह एक शूटर, एक अपराधी का परिवार कह रहा है। लेकिन इस देश की राजनीति में देखिए क्या कुछ होता है। अतीक अहमद के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर देश के कई विपक्षी नेता छाती पीट रहे हैं। रुदाली गैंग जो है वो छाती पीट रहा है, रो रहा है। रुदाली गैंग जो है उसने घोषित कर दिया है कि यह एनकाउंटर फर्जी है। इससे पहले कि कोई जांच हो, ना वकील ना दलील, इन्होंने अपनी अदालत में साबित कर दिया, घोषित कर दिया कि यह एनकाउंटर फर्जी है। और इस सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का न्यायपालिका में कोई भरोसा नहीं है। बल्कि यहां तक भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस देश में माफिया जो है, माफिया में वो मजहब ढूंढ रहे हैं और वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि अतीक अहमद का बेटा मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। देश की राजनीति क्या कुछ नहीं करवाती। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा विषय माफिया से मोहब्बत, एनकाउंटर पर सियासत। क्या एनकाउंटर पर इसलिए सियासत है क्योंकि कुछ नेताओं को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को माफिया से मोहब्बत है। इसी पर 2 टूक चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए रिपोर्ट देखिए। माफिया कोई भी हो, सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफिया के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे मिट्टी का कार्य करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया ये बयान आज दिन भर पूरे देश में गूंजता रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो कर दिखाया। कल ही यूपी के दुर्दांत माफिया डॉन अतीक अहमद ने टीवी कैमरों के सामने कहा था कि वो मिट्टी में मिल चुका है, अब तो रगड़ा जा रहा है। और आज झांसी में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक गुर्गे को एनकाउंटर में मार गिराया। असद और उसका ये शूटर दोनों 24 फरवरी को प्रयागराज में सीसीटीवी कैमरे में नजर आए थे, जब इन्होंने दिन दहाड़े बम बरसाते और गोलियां चलाते हुए राजूपाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल और 2 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। तब से इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इस हत्याकांड के बाद बार बार यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। करीब 45 दिन बाद पुलिस को आज ये कामयाबी मिली। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखती है। असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यह भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज उसी दिशा में कार्रवाई हुई, बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन 80 से ज्यादा हत्याओं और 100 से ज्यादा अपराध के मामलों के आरोपी माफिया अतीक अहमद के मिट्टी में मिलने से देश का एक राजनीतिक तबका बेहद परेशान है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने एनकाउंटर की खबर आते ही ट्वीट करके इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया और लिखा कि भाजपा झूठे एनकाउंटर करके सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अखिलेश का ट्वीट आया तो मायावती भी कहां पीछे रहती। मायावती ने भी ट्वीट करके एनकाउंटर की जांच की मांग कर दी। वैसे माफिया अतीक अहमद सपा बसपा दोनों पार्टियों का डार्लिंग रह चुका है, इसलिए उसके मिट्टी में मिलने से अखिलेश और मायावती का परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन इस मामले में सियासत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े और उन्होंने सीधा कह दिया कि यूपी पुलिस मजहब देखकर एनकाउंटर करती है। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। माफिया में भी मजहब को तलाश रहे सियासतदानों की नजर तो वोटों पर है, लेकिन करीब 50 दिनों से इंसाफ का इंतजार कर रहा उमेश पाल का पीड़ित परिवार आज जो कुछ हुआ उससे बेहद संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने साफ कहा कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान यूं ही जारी रहेगा।
अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर आज की चर्चा, आज की डिबेट होगी। माफिया से मोहब्बत, एनकाउंटर पर सियासत। और इससे पहले कि अपने मेहमानों का परिचय कराऊं, दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, यूपी में योगी सरकार का माफिया पर वार, तो विपक्ष आखिर क्यों है बेकरार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। यूपी में योगी सरकार का माफिया पर वार, तो विपक्ष आखिर क्यों है बेकरार? ये मेरा सवाल, और इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल जो है 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आइए तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो है आज की डिबेट में, आज की चर्चा में जो मेहमान जुड़े हैं, उनमें आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रोली मिश्रा तिवारी जुड़ेंगी एक नई भूमिका में आज से। और जल्दी मेरे साथ एक चौथे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो 3 मेहमान जिनका मैंने परिचय करवाया, वो मेरे साथ जो हैं कुछ ही पल में जुड़ रहे हैं। और उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर देखें तो ये मामला जो है सियासी रंग जो है वो ले रहा है। और जिस तरह से इस एनकाउंटर को लेकर के आज विपक्ष जो है, विपक्ष गोल बंद हो गया। हालांकि अगर मैं कहूं बसपा सपा आमतौर पर, मोटे तौर पर एक साथ तो नहीं दिखते हैं। यूपी में फिलहाल दोनों के बीच काफी दूरियां हैं, लेकिन इस मसले पर फिलहाल एक साथ दिख रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, 4 मेहमान, जरा उनको चारों मेहमानों को एक एक करके दिखे। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है आलोक अवस्थी जी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एल.एन. राव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एल.एन. राव जी कानून के जानकार हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। जरा इनको विंडो में जरा ठीक से दिखाइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को। और मेरे साथ रोली मिश्रा तिवारी जी हैं, नई भूमिका में हैं आज से। रोली मिश्रा तिवारी यूं तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रही काफी लंबे समय तक, लेकिन रोली मिश्रा तिवारी ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया, जब उन्होंने जिस तरह से जो है हिंदू सनातन धर्म पर वार किया, और उसके बाद जो है वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के विरोध करने के, जो अपमान करने पर विरोध किया था। बहरहाल इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत जो है मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे करना चाहता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मुझे ये बताइए कि ये अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में अखिलेश जी ने साफ तौर पर लिखा कि ये फर्जी एनकाउंटर है। मुझे ये बताइए, उनके पास ऐसी जांच की क्या प्रणाली थी कि वो लखनऊ में थे और उन्होंने झांसी में जो कुछ हुआ उसकी उनको चंद मिनटों में रिपोर्ट आ गई और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि ये एनकाउंटर फर्जी था? क्यों? अशोक जी, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली आप भी जानते हैं, और भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 10,710 मेरे ख्याल से इस तरह के इनकाउंटर से खिलाफ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई हैं। 10,710 में से 99% इनकाउंटर फर्जी हैं। उनके फहरिस्त में अभी लेटेस्ट में आगरा में आकाश गुर्जर थे, जो अग्निवीर परीक्षा की भर्ती देखने गए थे, उनका इनकाउंटर हुआ, जो कि फेक इनकाउंटर है। उसके अलावा पुष्पेंद्र यादव का फेक इनकाउंटर हुआ था। उनकी पत्नी पिछले 2 साल से 2019 से लगातार न्याय के लिए भटकती रही, और न्याय ना मिलने की वजह से वो जाकर के अभी सुसाइड, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। उनको लगा कि अब न्याय से भरोसा उठ गया, और एक बेटी को जब न्याय से भरोसा उठता है तो ये पूरा देश और प्रदेश देखता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे, सहारनपुर में 2 दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें 12 पुलिस वाले हैं जिन पे फेक इनकाउंटर का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इनको सजा दी जाए। तो अगर आप 100 में से 99 फर्जी काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी काम अगला होगा वो सबके घेरे में आ जाएगा। आंकड़ा 99% बिल्कुल 100 में से 99% फर्जी हैं। ये आंकड़ा आप कहां से लाए हैं? ये आंकड़ा मैं, आप जैसे बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल है इस देश में जो चलते हैं, मैं आंकड़ा वहीं से ले आया हूं। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको मेल कर दूंगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चैनल से आंकड़ा
हाँ बिल्कुल, चैनल में दिखाया गया था, चैनल से ही लाया हूँ। और बाकी जो फेक इनकाउंटर के आकाश गुर्जर वाला भी चल रहा है, उसको देख लीजिए, पुष्पेंद्र वाला भी चल रहा है, उसको भी देख लीजिए, सहारनपुर वाला उसको भी देख पहली लीजिए। बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये 99% गलत, ये फर्जी एनकाउंटर, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता, मालूम आप किस चैनल से लाए हैं, और लेकिन ये आंकड़ा आपका ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मेरे पास मैं कोशिश करूंगा, एक मिनट रुकिए, मैं कोशिश करूंगा। एनकाउंटर को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों में हर जगह पर एनकाउंटर को लेकर, पुलिस को लेकर हर जगह सवाल उठते हैं। वो आप सवाल उठाइए, उससे मुझे इनकार नहीं है, उस पर मुझे चर्चा करने से इनकार नहीं है, लेकिन कृपया करके आंकड़ा जो दें वो किसी चैनल से उठाकर, किसी उससे, कृपया तथ्यात्मक रूप से जो सही आंकड़ा हो उसको आप रखेंगे तो उस पर हम अच्छे से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले, हाँ बोलिए। आप जैसे आपके चैनल पे अगर कोई आप आंकड़ा देते हैं तो मैं इस आंकड़े को कहीं दूसरे चैनल पे रख सकूं, या रखूं या ना रखूं, आपका क्या राय है इसमें? ना रखूं? नहीं, देखिए ऐसा है, हाँ, नहीं, ये आपकी इच्छा है कि मैं जिस बात को रख रहा हूं, ये आप उसको बिना जांचे आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, ये आपकी इच्छा है। मोटे तौर पर मैं जब अपने कार्यक्रम में कोई आंकड़ा रखता हूं तो मैं अपने मेहमानों से भी मैं उस आंकड़े की जांच कर लेता हूं। मैं बिना जांच किए कोई आंकड़ा नहीं रखता। अभी ये गुलाम के जो परिवार का जो बयान आया है, मैंने खुद बयान सुना, उसके बाद मैंने यहां पर ठोक कर कहा कि गुलाम के परिवार ने यह कहा कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये अपराधी बन चुका था, इसलिए मैंने ठोक कर कहा। और मैं जो आंकड़े रखूंगा वो भी ठोक कर रखूंगा। मुझे नहीं पता आप किन चैनलों की बात करें, क्योंकि इस देश में फेक न्यूज फैलाने वाले चैनल भी बहुत सारे हैं। बोलिए। बस एक लास्ट बात कहूंगा आपसे। बिल्कुल। पूरे देश में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। ये आंकड़ा सही है गलत है आप बता दीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई करके। कस्टोडियल डेथ में पूरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है, आप ये बता दीजिएगा। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगर इसमें मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, जनता को बता दीजिएगा। ठीक है। लेकिन मैं वो ठीक है, मैं अपनी टीम से बोल रहा हूं, ये आंकड़े को जांच करके मुझे बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूं 99% जो है, जो आपने कहा वो बात गलत है। इसलिए अखिलेश यादव जब एनकाउंटर होते ही ये सवाल दाग देते हैं कि भाई ये फर्जी एनकाउंटर है, तो उस पर सवाल उठने बड़े लाजमी है कि आपके पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि आपने जांच लिया। लेकिन आपने जो कहा, मैं आलोक जी, उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर होते हैं, वो कह रहे हैं 99%, तो मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं कि 99% का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, फर्जी एनकाउंटर होते हैं, ये आंकड़ा है। तो क्या कहेंगे आपकी ये एनकाउंटर भी फर्जी हो सकता है? अशोक जी, समाजवादी पार्टी को चूंकि अच्छा नहीं लग रहा है कि अपराधी मारे जाए, और खासतौर से अतीक अहमद के गैंग को एक फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक अहमद जो एक गली का गुंडा था, उसको माफिया बना करके उसको माननीय बनाना, विधायक बनाना, सांसद बनाना, ये समाजवादी पार्टी में ही यह पार्टी में नहीं निकला। तो इनको बहुत दुख है कि इस तरह के इस गैंग पर कार्रवाई क्यों हो रही है। मैं साफ आपके माध्यम से अशोक जी करता हूं, आंकड़े स्पष्ट हैं, सरकार के आंकड़े हैं। 10,780 क्रैकडाउन ऑपरेशन यूपी पुलिस ने किए हैं। इस कारण से किए थे कि जब हमारी सरकार आई थी तो यह पूरा प्रदेश अपराधियों से ग्रस्त था, अपराधियों और दंगाइयों से ग्रस्त था। दंगे हर महीने होते थे, और इन अपराधियों की वजह से यहां से उद्योगों का पलायन हो चुका था, यहां तक कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे, और यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं भी लगातार होती थी। हमने ये भी देखा कि उस समय की तत्कालीन सरकार आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले लेती थी और दंगाइयों के साथ खुल के खड़ी होती थी। तो इसलिए जो चिन्हित माफिया थे, ऐसे 10,780 क्रैकडाउन ऑपरेशन पुलिस ने किए, जो कि बाद में उसमें से कुछ ऑपरेशन एनकाउंटर में परिणित हुए। 182 अपराधी मारे गए हैं, 4,911 अपराधी घायल हैं, और 23,000 से अधिक अपराधी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। आज तक चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि 182 तो बयान देने नहीं आएंगे क्योंकि वो दुनिया को छोड़ चुके हैं अपराधी, लेकिन जो 4,911 अपराधी जेलों में बंद हैं, एक अपराधी ने भी यह बात मीडिया में या अदालत में कही हो कि उसका इनकाउंटर हुआ है, या उसको फर्जी पैर में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, ऐसा एक भी वाक्य नहीं आया है। ऐसा एक भी वाक्य आता तो हल्का में मच जाता। यह देश और दुनिया में मीडिया छुपा कोई चीज नहीं रहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा यह कहना है कि कृपया झूठ ना बोले। हाँ, यह जरूर है कि जो अतीक अहमद जो था, जो एक गली का गुंडा था, उसको माफिया बनाया था, कभी मूछ ऐंठ के रंगबाजी करता था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से मूछ नीचे करके उसको जो है जेल के अंदर आज जो है भैंस धोने का और झाड़ू लगाने का काम मिला है, और 25 रुपए दिहाड़ी मिलती है। आज जब उस पर अदालत लाया जाता है तो कहता है, मीडिया से कहता है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और अब मुझे अब रगड़ा जा रहा है।
यानी कि वो अपराधी जिसने पता नहीं कितनी हत्याएं कराई हैं, कितने हत्या के प्रयास किए हैं, कितनी लैंड ग्रैबिंग करी है, कितने एक्सटॉर्शन किया है, और जिसने दिन दहाड़े, पहली ऐसी हत्या हुई है इतिहास में जो पूरी वीडियोग्राफी में आ गई है, वहां पे जो कैमरे लगे थे उस हत्या का लाइव प्रसारण एक तरीके से हो गया। पुलिस वालों को जिनके पास हथियार होते हैं उनको भी वो शूटर शूट कर रहे थे, उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले भी पलट के गोली मार सकते हैं। उमेश गौतम वकील की हत्या के साथ साथ 2 पुलिस जवान भी मारे गए। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता ओवैसी, मायावती जी, एक भी व्यक्ति ने इस अतीक अहमद के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, जबकि इसमें 3 हत्याएं दिन दहाड़े हुई थी। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इंपॉर्टेंट है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है कि भाई माफिया, ये फर्जी एनकाउंटर होते हैं, मायावती कह रही हैं कि हत्या हो गई, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये सब जो माफियाओं से मोहब्बत, जो पुरानी मोहब्बत है, ये पुरानी मोहब्बत का दर्द तो नहीं निकल रहा है कहीं? अशोक जी, अगर मोहब्बत की बात आप करेंगे तो आप इसमें एक नैरेटिव ये भी बता सकते हैं कि नंद गोपाल नंदी का जो मोहब्बत है उसको छुपाने का एक तरीका तो नहीं हो सकता है, एक षड्यंत्र तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो इन्होंने करा है। देखिए, दुनिया में जहां भी न्यायपालिका लागू है, वो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, और किसी को सजा देना न्यायपालिका का काम है। अगर सरकार के अधिकारी न्याय देना शुरू कर देंगे और सजा देना शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का रोल खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी न्यायपालिका में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है, तो कम से कम न्यायपालिका के काम को न्यायपालिका करे, और जो प्रशासन के लोग हैं प्रशासन का काम करे। पुलिस का काम ये नहीं है किसी को न्याय दे। जब सामने अपराधी आ जाए, पुलिस पे गोली चलाने लगे, तो पुलिसकर्मी कहे कि नहीं, मैं जज साहब को बुला के लाता हूं, तुम यहीं पे ठहरो, रुको, अभी तुम पिस्तौल मत चलाओ, मैं जज साहब को जाके बुला के ला रहा हूं, तुम्हारा फैसला वो करेंगे, मेरा हथियार जो है वो किसी काम का नहीं है, आप लोग रुको, ये कहना चाहिए पुलिस वालों को। जी अशोक जी, अरे अशोक जी, आप इतने संजीदा पत्रकार हैं, आप एक बार बोलिए कि आकाश गुर्जर कौन सा हथियार लेके आया था, मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ, कौन सा हथियार लेके, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, उसको भी बता दीजिए। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं ना, उसका सच, सर सुनिए ना, मैं न्यायपालिका का सच भी आपको बता देता हूँ, सुनिए। अरे मैं तीनों को बता, अब आप बात बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कि आकाश गुर्जर कौन सा AK-47 लेके आया था जो पुलिस ने मार दिया उसे? पुष्पेंद्र यादव कौन सा AK-47 लेके आया था जो पुलिस वालों ने मार दिया? विवेक तिवारी कौन सा AK-47 लेके आया था जो पुलिस वालों ने मार दिया? सहारनपुर का 45 वर्षीय आदमी जो 12 पुलिस वालों ने घेर के मार दिया और न्यायालय ने कहा कि आपने गलत मारा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो कौन सा हथियार लेके आया था? नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र जी, मैंने एक मिनट सुनिए धर्मेंद्र जी, अब आपने कह लिया ना, अब मेरी बात सुनिए, अब आपने कह लिया ना, अब आपने सुनिए आप, अरे धर्मेंद्र जी सुनिए, अब सुन लिया, आपने कह दिया ना, आपने सुन लीजिए, मैं बोलिए। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो बिल्कुल पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे गोली मारना पड़ जाए, गोली मार देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इनकाउंटर की मैं सराहना करता हूं, चाहे किसी भी सरकार में हो। लेकिन जो मैं आपको 4-5 केस और बता रहा हूं, ऐसे उत्तर प्रदेश मुझे धर्मेंद्र जी, आप 4-5 नहीं, आप 500 केस गिनवा दीजिए, जहां गलत होगा मैं कहूंगा गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आपने अपने सारे केस गिनवा दिए, अरे सुनिए ना, आपने सारे केस गिनवा दिया, मेरे भी केस सुन लीजिए ना, आपने सारे केस गिनवा दिए, सुन लिया, अरे आपने सारे केस गिनवा दिए, कितने, आप कितने केस गिनवाना चाहते हैं? प्रशासन का फेलियर आप बोल दीजिए। नहीं, एक मिनट आप रुकिए, नहीं रुकिए, प्रशासन का फेलियर मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले एनकाउंटर फेक हुए थे, इसलिए अतीक अहमद भी माफिया नहीं है, अतीक का बेटा माफिया नहीं है, वो वीडियो में दिख रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते दिख रहा है, उसके हाथ में हथियार है, लेकिन आप ऐलान कर देंगे कि वो जो है निर्दोष है, जी उसका फेक एनकाउंटर हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह आपकी पुरानी मोहब्बत है। रही न्यायपालिका की बात, तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, और ये दर्शकों को भी समझना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं ना न्यायपालिका, पहली बात तो ये है, जब पुलिस वाले के सामने जब कोई खड़ा होता है अपराधी और गोली मार रहा होता है, तो वो जज साहब को बुलाने नहीं जाएगा कि जज साहब आइए आप इसका इंसाफ कर दीजिए। पुलिस का काम है उसको जवाब देना, मौके पे जवाब देना, और उसमें एनकाउंटर होते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि झूठे एनकाउंटर भी होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जांच तो तब होगी ना जब जांच होगी। आप एनकाउंटर होती जब घोषणा कर देते हैं कि वो
पूरा एनकाउंटर फर्जी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत दिख रही है। रही बात न्यायपालिका की, तो यही अतीक अहमद है। साल 2012 में जब अतीक अहमद ने चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांगी थी, क्या आपको पता है, देश जानता है, 10 जजों ने, 1 2 3 नहीं, 10 जजों ने अतीक अहमद का केस सुनने से मना कर दिया था। इतना खौफ था, टेरर था न्यायपालिका में। उन्होंने कहा हम अतीक अहमद का केस नहीं सुनेंगे। उसके बाद 11वें जज आते हैं और 11वें जज अतीक अहमद को चुनाव लड़ने के लिए जमानत दे देते हैं। सवाल यह उठता है, वो 10 जज, कौन सा डर था उन 10 जजों में कि वो अतीक अहमद का केस सुनने के लिए तैयार नहीं हुए? क्योंकि अतीक अहमद को इतना राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था कि वो लोगों के घर में घुसकर मारता था। सरकार आंख नाक बंद कर लेती थी, आंख बंद कर लेती थी, कान बंद कर लेती थी। अतीक अहमद सड़क पर मारता था, कोई इसको कुछ नहीं बोलता था। इसीलिए जज साहब भी उस अतीक अहमद का केस सुनने के लिए तैयार नहीं थे। 11वें जज आए और उसके बाद उसको जमानत मिल गई। तो जो ऐसा खतरनाक अपराधी हो, उसके लिए जो प्यार उमड़ रहा है ना, सपा बसपा असदुद्दीन ओवैसी में, ये प्यार जो है, समझिए ये प्यार किस चीज का है, ये देश की जनता को समझना है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं आ रहा हूं। उसके बाद एल एन राव और मैं रोली मिश्रा जी के पास भी आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर, तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। पापा मेरा फुटबॉल मैच था, फुटबॉल में हवा भरवाना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू, वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया, जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। दो टूक आप देख रहे हैं। इससे पहले कि दो टूक में इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कार्यक्रम जो तमिल नववर्ष के अवसर पर आयोजित हुआ है, प्रधानमंत्री वहां पर इस वक्त हैं। ये आप वहां से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त तमिल नववर्ष समारोह जो दिल्ली में इस वक्त जो है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए, ये उसके दृश्य आप देख रहे हैं।
तो तमिल नववर्ष पर एक दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के निवास पर था। उसी कार्यक्रम की झलकियां आप देख रहे थे और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का आनंद भी लिया और देश भर को तमिल नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। एक बार फिर लौटते हैं आज की इस डिबेट पर, आज के कार्यक्रम पर एक बार फिर से लौटते हैं। दो टूक का आज का विषय कि किस तरह से जो एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, झांसी में जो एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया अपराधी के बेटे का, उसको लेकर जो राजनीति चल रही है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ चार मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर जो है मेरा सवाल वही है कि क्या माफिया से मोहब्बत है इसलिए एनकाउंटर पर सियासत है। मेरे साथ सपा के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हैं, आलोक अवस्थी जी बीजेपी से, रोली मिश्रा तिवारी जुड़ी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ एल राव जी जुड़े हुए हैं। रोली मिश्रा जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको हैरानी हुई आज, आप क्योंकि आज तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं, लेकिन आपने लंबा वक्त जो है समाजवादी पार्टी में बिताया, प्रवक्ता रही हैं, क्या आपको आज थोड़ा अजीब लगा, झटका लगा, सदमा लगा जिस तरह से अखिलेश जी ने आज एनकाउंटर होते ही जो रिएक्ट किया उसको लेकर? यहाँ पर अशोक जी मैं दो तीन बातें एक साथ कहना चाहूंगी। बहुत देर से आप सुन भी रही थी, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता को भी सुन रही थी। अखिलेश यादव जी ने जब अपनी राजनीति का प्रारंभ किया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में दिया था और वो संदेश ये दिया था कि अपराधी और माफियाओं को स्वीकार नहीं किया रही। अगर आपको याद हो तो डीपी यादव को उन्होंने पार्टी में लेने से मना कर दिया था, सजातीय वोट था उनका, कोर वोटर हुआ करते थे। इसके बाद भी लगातार अखिलेश जी ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश उनकी तरफ आशान्वित दृष्टि से देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक जननेता है और एक अच्छे नेता रहे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको क्या होता गया मुझे नहीं पता। और जिस तरह से आज उन्होंने रिएक्ट किया, पहला जो मैंने उनका ट्वीट देखा, पहले तो उससे पहले एक दो लोगों के ट्वीट देखे, कुछ मुस्लिम समुदाय से आते थे, तो मुझे लगा कि ये तो एक जातिवादी ट्वीट हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाईचारा समाप्त हो रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि ये किस तरीके का भाईचारा था। और यहाँ पर एक हमारे एक शब्द होता है इंग्लिश में, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो जिस तरीके से अशोक जी पूरे देश ने, विश्व ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा कि किस तरीके से सरेआम सड़क पर गोली मारी गई, अतीक अहमद के बेटे ने मारी, असद ने मारी, और सामने से गोली मार रहा था, कहीं ऐसा भी नहीं था कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता कि ये अपराधी नहीं था। जिस तरीके से वो बम फोड़ रहा था, दूसरा गुड्डू मुस्लिम जिसको आप बोल रहे थे, या जो आज दूसरा व्यक्ति इसमें असद के साथ में गए, तो कुल मिलाकर के कहीं पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं था। दूसरी चीज जो बात ये कही जा रही है कि न्यायालय पर भरोसा होता, तो न्यायालय पर भरोसा तब किया जा सकता था जब ये अपराधी जानते थे कि वो सीसीटीवी में कैद हो गए, वो जाकर के न्यायालय में आत्मसमर्पण करते, और फिर ये न्यायालय की, देश की और प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ये आत्मसमर्पित, यहाँ पर आत्मसमर्पण करके आए हुए अपराधी हैं और इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से सरकार की होनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे ही एनकाउंटर हुआ तुरंत ट्वीट आया, ऐसा कौन सा रडार था, ऐसी कौन सी सुरक्षा एजेंसी थी, ऐसी कौन सी विपक्ष के पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो कहीं दूर, अगर झांसी के पास हुआ, झांसी के जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो जेल में हैं, तो ऐसी कौन सी सूचना तंत्र था जिन्होंने विपक्ष को सूचित किया अचानक से कि ये फेक एनकाउंटर है? हो सकता है पुलिस वालों की जान खतरे में हो। जो अपराधी सरेआम सड़क पर चलते हुए लोगों को मार सकता है, दो पुलिस वालों को मार सकता है, एक गवाह को मार सकता है, वो क्या इस बात की क्या गारंटी है? विपक्ष को कैसे पता कि वहां पर वो फेक एनकाउंटर था? हो सकता है मारने की कोशिश की दोनों के। रोली जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सवाल यह कि करीब करीब 50 दिनों से वो सीसीटीवी कैमरे में दिखने के बाद, हत्या करने के बाद, 2 पुलिस कर्मियों और एक गवाह की हत्या करने के बाद 50 दिन से वो भागा हुआ था। वो चाहता तो सरेंडर कर सकता था, लेकिन वो तो कानून को धत्ता बताने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कानून तो उसके बाप का था, इसलिए इसलिए जो है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, हाँ आप अपनी बात कहिएगा, किसी बड़े नेता जो आज उसके ये जो पूरा रुदाली गैंग जो है असद के मरने पर जो है छाती पीट रहा है, किसी ने नहीं कहा कि असद को आकर जो है सरेंडर कर देना चाहिए, खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसा बयान अगर दिया हो तो मुझे याद दिलाइए। बोलिए रोली जी। अशोक जी,
देखिए, जिस तरह से एक सत्ता की जो स्थिति थी, क्योंकि मैं रामचरितमानस के बहुत करीब हूं और उसकी वजह से बहुत परेशान भी मुझे किया जा रहा था, तो मैं एक पंक्ति आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा था, विनय न मानी जलधि जल गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। मैं आज अतीक अहमद का इतिहास देख रही थी, अतीक अहमद के परिवार का देख रही थी। 2 बेटे उसके जेल में, एक प्रयागराज जेल में उसका बेटा है, एक उसका बेटा लखनऊ की जेल में है, तीसरा असद आज एनकाउंटर में मारा गया, जो एक शातिर तौर पर जो सरेआम हत्या कर रहा है। इसके अलावा 2 उसके नाबालिग बेटे हैं जिन पर यह इल्जाम है कि वो कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से सारे संचार तंत्र को चलाते थे। नाबालिग जरूर हैं, लेकिन आपको पता है आजकल 10-12 साल की उम्र में बच्चे चलाने लगते हैं। यानी अतीक अहमद के खून में एक तरीके से जो है एक तरीके से गुनाह बस चुका था। रोली जी, मैं दर्शकों को जानकारी के तौर पर बता दूं कि अतीक अहमद और उसके परिवार के जितने लोग हैं उन पर करीब करीब 165 से ज्यादा मुकदमे, 165 से ज्यादा मुकदमे। आप सोचिए कि कितना बड़ा वो क्रिमिनल अपराधी था। लेकिन मैं इससे पहले कि इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, अशोक जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जी। रोली जी 1 मिनट रुकिए। इससे पहले कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, मैं मानता हूं कि फेक एनकाउंटर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं एलन राव साहब से इस पर मैं तफसील से अभी बात भी करूंगा। लेकिन ये कहना कि 99% फेक एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, आंकड़ा सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है ये इसको मजहबी रंग दिया और मायावती ने इसको हत्या करार दिया बिना कोई सबूत आए, बिना जांच हुए। और ओवैसी कहते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो दरअसल वो मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर करती है। देखिए, झूठ ऐसे ही फैलते हैं। मैं उस झूठ का भी आपको बता दूं, आप एक आंकड़ा, ये आंकड़ा कोई भी जांच सकता है, और मैंने ठोक बजाने के बाद ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ उसमें मुस्लिम अपराधियों के कितने एनकाउंटर हुए। जरा वो आंकड़ा दिखाइए, जरा चलाइए, कितने आंकड़े, क्या आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और दरअसल सच्चाई क्या है, यह भी जानना समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो आरोप यह है कि यूपी की पुलिस सिर्फ मुस्लिम माफिया को एनकाउंटर करती है। सच क्या है, योगी राज में 2023 तक 183 एनकाउंटर हुए हैं, जो मारे गए। एनकाउंटर तो कई हुए हैं, लेकिन एनकाउंटर में जो मारे गए उनमें 183 लोग हैं, और इनमें से सिर्फ 35% जो माफिया थे वो मुस्लिम थे, शेष 65% अन्य समुदाय से थे। तो यह कहना कि सिर्फ मुस्लिम जो है उनका एनकाउंटर कर रही है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने आज देश के सामने एक बहुत बड़ा झूठ रखा है, और इसी तरह के झूठ रख के नैरेटिव गढ़ने की, खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो यह झूठ है कि यूपी पुलिस जो है मुसलमानों को निशाना बनाती है, उनका एनकाउंटर करती है। मुस्लिम की संख्या 35% है, जबकि 65% संख्या और लोगों की है। तो यह असदुद्दीन ओवैसी को सोचना चाहिए कि इस तरह का झूठ फैलाकर वो देश में दरअसल क्या डिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन एलन राव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एलन राव जी, फर्जी एनकाउंटर होते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी मेरी जानकारी है, 1 मिनट रुकिए, जो मेरी थोड़ी सी जानकारी है कि कोई भी एनकाउंटर होता है उसकी जांच तो होती ही है। पुलिस कार्रवाई जो है स्वतः एक पूरी प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 174 CPC CRPC जो है उसके तहत एक जांच होती है कि एनकाउंटर फर्जी है कि नहीं है, और पुलिस खुद ही उसको पूरा सा अच्छी तरह से जांचती है। तो क्या हर एनकाउंटर को एनकाउंटर होती फेक कहना सही है क्या? देखिए अशोक जी, मैं बड़ा क्लियर बता दूं, इसमें जब भी कोई एनकाउंटर होता है, पहली बात तो कानून में कोई एनकाउंटर वर्ड का कोई सवाल ही नहीं है, कानून में कहीं एनकाउंटर नहीं होता है। वो मैं बताता हूँ क्या होता है। दफा 46 CRPC में ये बताया गया कि आदमी को, अपराधी को पकड़ना कैसे है, और पकड़ते वक्त अपराधी अगर अटैक करता है पुलिस के ऊपर और पुलिस को जान लेने की कोशिश करता है, तो पुलिस को राइट है, 46 सेक्शन 46 CRPC में पुलिस को राइट है कि उसको उचित बल प्रयोग करके उसको पकड़ सकती है, या अगर नहीं पकड़ा जाता तो गोली का इस्तेमाल भी कर सकती है। वो 100 CRPC में चिन्हित है। दूसरी बात, जहां तक आपने बताया कि एनकाउंटर के बारे में क्या रूल्स हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने एक गाइडलाइंस इसमें तय कर रखी है। कोई भी एनकाउंटर वहां होगा तो वहां पर मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी होगी। नंबर 1, वो मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी 176 CRPC के प्रावधान के अंदर होती है। उसमें यह पता लगाया गया कि क्या वास्तव में क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे, कैसे ये हो पाया। उसके साथ साथ गाइडलाइंस ये भी है कि
उसकी इन्वेस्टिगेशन, जो घटना हुई है एनकाउंटर में कोई मारा गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट उस टीम को नहीं होगा जिस टीम ने वो एनकाउंटर किया है। उससे अलग एक टीम होगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो हमारे यहाँ कानून में पूरा सेफगार्ड्स हैं कि कोई ऐसा एनकाउंटर झूठा कोई करने की हिम्मत नहीं करे। लेकिन फिर भी आपने सही कहा कि फिर भी फेक एनकाउंटर होते हैं, लेकिन फेक एनकाउंटर्स का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 99 फेक एनकाउंटर। ये बिल्कुल गलत आपका उनका मैं प्रधान जी का है, प्रधान यादव जी का आंकड़ा, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। एनकाउंटर मैंने भी किए हैं, मैंने गोलियां भी खाई हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब एनकाउंटर होता है ना, तब ये नहीं देखा जाता कि मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाऊं। ये जैसे आपने सही कहा कि जो अपराधी पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है, गोली चला रहा है और पुलिस के पास वेपन है, तो वेपन कोई दिखाने के लिए ऑर्नामेंट तो है नहीं जो पहन के रखेगा अपने आप, वो उसको यूज करने के लिए दिया जाता है। ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि वेपन चलाना किसी स्थिति में। जब उस पर अटैक होगा तो क्या करेगा वो? कोई मजिस्ट्रेट से पूछने थोड़ी जाएगा मैं क्या करूं। अब उनको राइट दिया हुआ है 100 दफा 100 आईपीसी में राइट है। और नॉट ओनली टू पुलिस ऑफिसर, इवन अशोक जी आपको भी और प्रधान जी को सबको राइट है कि सबको राइट है कि कोई भी ऐसे दफा 100 में 6 कैटेगरी ऐसा कैटेगरी करता हुआ आदमी कोई किसी के सामने करता है तो उसकी जान ली जा सकती है। ये कानून में प्रावधान है। रही बात ऐसे एनकाउंटर करने की बात में, जैसे अभी असदुद्दीन साहब ने भी पूरा जैसे आपने आंकड़ा दिया, बहुत अच्छा आंकड़ा दिया। ये बिल्कुल ये आंकड़ा मेरे पास भी था, 35% मुस्लिम और दूसरा 65 नॉन मुस्लिम के एनकाउंटर हुए हैं। तो ये कोई कहना कि नहीं ये खाली एक समुदाय के विशेष में किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, पुलिस कभी भी कोई किसी को मारना नहीं चाहती है, ये मैं बता दूं। पुलिस किसी भी आदमी जो अपराधी है उसको कानून के हवाले करना चाहती है और कानून के दायरे में रहते हवाले करना चाहती है। दूसरी बात आपने बड़ा सही ये कहा, अगर ये वांटेड आदमी थे, वांटेड थे क्योंकि सब कुछ तो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, तब थे, उनके ऊपर 5 लाख इनाम था। तो ये सारे जो इनको चहेते करने वाले जो आज इसमें ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनको एडवाइस करना था, जाओ भाई कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ। पुलिस में नहीं जाते, आपको डर लगता है पुलिस से, तो कोर्ट में सरेंडर कर दो जाके। कानून के हिसाब से जो बात कर रहे हैं कि कानून के हिसाब से होना चाहिए, तो कानून का रास्ता तो उनके पास था ना। वो ये अपराधी जो है कानून मानते नहीं। ये ठीक है, देश में कानून का राज है, इनको सजा कानून के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये सामने से आकर फायरिंग करेंगे पुलिस पर, तो पुलिस वालों के भी अधिकार है, उनको भी इस बात का हक है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जो है उसको रिटेलिएट करके उसका जवाब दे सकें। धर्मेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक नैरेटिव गढ़ा है, आपने एक नैरेटिव गढ़ा कि ये फेक है, असदुद्दीन ओवैसी एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आप भी असदुद्दीन ओवैसी के नैरेटिव से सहमत है कि आपका अपना ही नैरेटिव है कि भाई ये फेक होते हैं? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नैरेटिव गढ़ा है कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर सही है, उसके बाद आकाश गुर्जर का इनकाउंटर सही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, आप इसको भी इसमें ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में खुद कहा था कि अगर इस तरह का कोई अपराधी करता है, अगर पुलिस पर हमला करता है, तो उस पर गोली चलाना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और पुलिस को करना भी चाहिए। इस तरह के इनकाउंटर को मैं समर्थक नहीं हूं बिल्कुल भी। लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां भी अच्छा कानून है पूरे दुनिया के जितने देशों में है, अगर आप कहो कि किसी ने किसी की जान ले ली तो जान के बदले जान दे दो, किसी ने हाथ काट लिया तो हाथ के बदले हाथ दे दो, आंख के बदले आंख दे दो। इस तरह के कानून जितने भी देशों में थे, इन सारे देशों ने इन कानून को छोड़ दिया है। तो अगर जो ये देश छोड़ चुके हैं कानून को, आप उसी कानून को लागू करना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी एक मिनट सुनिए, आप उसी कानून को अगर लागू करना चाहते हैं तो फिर न्यायपालिका क्या रोल रह गया है? नहीं, धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी सुनिए प्लीज, एक मिनट बात सुनिए। आप पिछले कितने गिना दीजिए कि इनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, ये एनकाउंटर। मैं डिबेट आज जो एनकाउंटर हुआ उस पर कर रहा हूं क्योंकि अखिलेश जी ने उस पर एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूं। आपने अभी 4-5 एनकाउंटर गिना दिए कि वो उनके पास हथियार नहीं थे, फेक थे। अभी आपने 4-5 गिना दिए ना। मैं भी आपसे पूछता हूं कि उनमें से जो 4-5 नाम आपने गिनवाए, उनमें से किस एनकाउंटर, किस अपराधी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था ऐसा? मुझे एक का नाम गिना दीजिए, फिर मैं उस पर आकाश गुर्जर पे किया है, आप चेक कर लीजिए। आकाश गुर्जर पे किया है, आप चेक कर लीजिए। आकाश गुर्जर पे किया, हाँ, क्या कहा उसको? यादव पे किया, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, फर्जी इनकाउंटर किया है, मुझे दिखा दीजिए आकाश गुर्जर पे, आप चेक कर लीजिए ना। हमारे आप बताइए ना सर, अरे आपके नेता बता दीजिए मुझे आकाश गुर्जर पे चेक कर लीजिए ना। देखिए मैं चेक कर लीजिए। नहीं, आप दिखा दीजिए, आप आपके नेता है, तो आपसे पूछ रहा हूं।
मैं कह रहा हूँ आप टाइमलाइन चेक कर लीजिए ना। भाई साहब, सर आपके नेता मुझे बताइए, उन्होंने आकाश गुर्जर का एनकाउंटर हो गया, किसने समाजवादी पार्टी ने हल्ला मचाया था? आप लोग फेक एनकाउंटर की बात करते रहे, मैं मानता हूँ। एक मिनट सुनिए, आप लोग फेक एनकाउंटर की बात करते रहे, मैं मानता हूँ ये आपका एजेंडा है। मेरी बात सुन लीजिए। पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल भी चुके हैं, 1 लाख रुपए की मदद भी कर चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पुष्पेंद्र यादव के यहाँ जा चुके हैं घर पे, उसकी पत्नी से पहले मिल चुके थे, उसकी जब पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है उसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था। संदीप निषाद से मिले थे क्या? विवेक तिवारी संदीप निषाद के घर गए थे आपके नेताजी? नेताजी घर नहीं गए थे, पर उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। आप देखिए, दिखाइए मुझे। क्या सॉरी, मैं कह रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, आकाश गुर्जर के यहाँ गए। क्या संदीप निषाद और राघवेंद्र के घर गए थे नेताजी? नहीं, घर जाने के बाद मैं नहीं कर रहा हूं। उनके परिवार के लिए कोई सहायता राशि दी है क्या समाजवादी पार्टी ने? इन दोनों के लिए बीजेपी ने क्या दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, बीजेपी से पूछ लेता हूँ, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूँ। देखिए, एक मिनट, धर्मेंद्र जी रुकिए, मैं यही कह रहा हूँ। एक मिनट, ये जो मैंने 2 नाम लिए ना, संदीप निषाद और राघवेंद्र, ये कौन है? ये वो 2 पुलिसकर्मी हैं जिनको उमेश पाल के साथ ये अतीक के बेटे ने और उनके गुर्गों ने मार गिराया था। अब आप देखिए, ये 2 व्यक्ति जो हैं, जो पुलिसकर्मी जो शहीद होते हैं इन अपराधियों से लड़ते हुए, उनके लिए कहीं कोई ट्वीट नहीं होता, उनके परिवार से मिलना नहीं होता, उनके परिवार के लिए कोई मदद का आश्वासन नहीं होता। लेकिन एक माफिया डॉन आतंकी जो है, उसका बेटा मर जाए तो उसको फेक एनकाउंटर करार दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पुरानी मोहब्बत है, इसलिए जो एनकाउंटर पर ये सियासत है। आलोक जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करा जो पुलिसकर्मी मारे गए? वो कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? सरकार तो आपकी थी, आप कर लेते। देखिए, अपराधियों पर कार्रवाई करने पर समाजवादी पार्टी कह रही है भाईचारा खत्म हो रहा। सवाल जो पूछ रहे हैं उसके जवाब दीजिए। आप क्या बातें कर रहे हैं? सभ्यता का परिचय दीजिए प्रोफेसर साहब, आपको सुना है ना? अरे तो सवाल का जवाब दीजिए। सभ्यता तो यही है। अखिलेश यादव जी ने कई बार दिखा चुके हैं, हमने देखा। राघवेंद्र को कितनी मदद की हमें बता दीजिए। इसमें खड़ी थी, 18 लोग मारे गए थे। उन 18 लोगों के हत्यारों को आतंकवादियों के पकड़ते वापस करने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने भाईचारा दिखाते हुए किया था। मैं और कहना चाहता हूँ, ऐसा भाईचारा उन्होंने और दिखाया था जब एक आतंकवादी लू लगने से पुलिस की वैन में मर जाता है तो 42 पुलिस के जवानों और साथ 2 डीजीपी रह चुके अफसरों ब्रजलाल जी और विक्रम सिंह जी के ऊपर हत्या का मुकदमा कर देते हैं। ये तो कहिए कि सरकार हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी पुटअप की और फिर उसमें उसे बेदाग परिचित निकले, तो वो भाईचारा एक निभाया जा रहा था। एक भाईचारा और निभाया गया था, जब जहां दंगाई दंगा करते थे तो उनको बुला करके प्रश्रय दिया जाता था। और अखिलेश यादव जी भाईचारा निभाते हुए उनको जो है खीर खिलाते। ओके सर, मेरे पास आज ओके सर, मेरे पास आज समय इतना ही। ओके, मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं माफ पर जनता ने भरोसा किया है। ओके, हम ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का। ओके, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास आज समय इतना ही है। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है और जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये ऐलान कर दिया गया है, पुलिस कह रही है कि हम किसी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, और अभी ये मामला चलेगा। अभी खबर ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन जो है वो शायद अब जो सरेंडर करने का सोच रही है, उसके ऊपर भी 50,000 रुपए का इनाम है। तो ये मामला अभी पॉलिटिकली भी गर्म होगा और कानून व्यवस्था के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं एक बड़ी खबर है, इसलिए इस पर चर्चा चलेगी। लेकिन आज फिलहाल समय इतना ही है। मेरे चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।